हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कम्युनिटी से रिगार्डेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, नर्सिंग हिस्ट्री का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर इस टॉपिक से रिगार्डेड क्वेश्चन नहीं आया होगा। जी हाँ, हम बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेज की। आपने सुना होगा डिजीज अलग अलग टाइप की होती हैं, कम्युनिकेबल होती है, नॉन कम्युनिकेबल होती है, एनसीडी होती है और नॉन एनसीडी डिजीजेज होती हैं। और आई थिंक सभी को पता होगा इनका मीनिंग क्या है। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेते हुए सभी डिजीज को हम यहाँ पर कंटिन्यूअसली पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, नोटबुक उठा लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आप नोट करते रहें, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल से सर आप क्या समझते हैं, सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कम्युनिकेबल दो मीनिंग होती है यहाँ पर। एक तो होता है कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में संक्रामक, क्या संक्रामक। और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल जिसको बोलते हैं असंक्रामक, असंक्रामक। अब संक्रामक और असंक्रामक से आप क्या समझे, इनका मीनिंग डायरेक्टली ये बनता है सर कि ऐसी डिजीज जो किसी पर्सन के अंदर होती तो है, किसी डिजीज, ऐसी डिजीज जो किसी पर्सन के अंदर होती तो है, लेकिन एक पर्सन से वो दूसरे पर्सन में नहीं जाती है, दूसरे व्यक्ति में वो नहीं जाती है। दैट इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और अगर ऐसी डिजीज जो कि होने के बाद, इन्फेक्शन होने के बाद उसके इंक्यूबेशन पीरियड तक या उनके इंक्यूबेशन पीरियड के बाद भी वो डिजीज अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाती हैं किसी भी मोड के थ्रू, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू अगर चली जाती है, दैट कंसिडर द कम्युनिकेबल डिजीज। तो हम सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज किसको कहेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज उसको कहेंगे जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीजेज। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके अंदर जनरली आप सबने सुना होगा स्मॉल पॉक्स इसके अंदर था, जो कि अभी इरेडिकेट हो गया है इंडिया और वर्ल्ड से दोनों से। उसके अलावा चिकन पॉक्स हम कह सकते हैं। उसके अलावा हम मीजल्स कह सकते हैं, मीजल्स रूबेला इसके अंदर कह सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कम्युनिकेबल डिजीज के। अब यही चीज मैं कहूँ नॉन कम्युनिकेबल के अंदर या असंक्रामक के अंदर, तो सर सीधी सी बात है, इसका जस्ट अपोजिट है। ऐसी डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वन पर्सन टू अनोदर पर्सन, ये कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है, कभी भी ये ट्रांसफर नहीं होती है, यानी नॉट ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट नहीं होती है। दैट कंसिडर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये मोस्टली क्रोनिक डिजीज हम कह सकते हैं, मोस्टली इनको हम क्रोनिक डिजीज के नाम से जान सकते हैं, क्रोनिक डिजीज के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि सर ये होती हैं, सही नहीं होती है। ये होती हैं तो फिर काफ़ी लंबी चलती है और लंबे ड्यूरेशन से ये होती है। लाइक एग्जांपल की बात करूं, एक हाइपरटेंशन नाम सुना है आपने, हाइपरटेंशन ये कम्युनिकेबल डिजीजेज नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। उसके अलावा एक डायबिटीज मलाइटिस आपने सुना होगा, शुगर। उसके अलावा आपने कैंसर सुना होगा। ये सारी जो डिजीजेज हैं, ये सारी आपकी आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल से क्या समझते हैं। ऐसे डिजीज जो कि ट्रांसफर हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बाय कॉन्टेक्ट या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, किसी भी कॉन्टेक्ट के थ्रू, किसी भी मोड के थ्रू, दैट कंसिडर ट्रांसफर हो जाती है, दैट कंसिडर द कम्युनिकेबल डिजीज। और जो ट्रांसफर नहीं होती है दैट कंसिडर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आई थिंक क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। केवल प्योरली हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीज के रिगार्डिंग। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब संक्रामक बीमारियां कौन कौन सी हैं, संक्रामक बीमारियां कौन कौन सी हैं, और वो संक्रामक बीमारियां हैं वो कैसे तो फैलती हैं पर्सन के अंदर, कैसे वो ट्रांसमिट होती है दूसरे के अंदर, कितना तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, क्या उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, क्या उसके क्लिनिकल फीचर होते हैं जो क्या एग्जाम के अंदर आने वाले होते हैं, और क्या उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और उससे रिगार्डेड कोई भी फैक्टर जो होते हैं वो क्या कुछ होते हैं, चलेगा समझते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो डिजीज कंडीशन हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट वन जो डिजीज कंडीशन सर हम देखने वाले हैं वो होगी आपकी स्मॉल पॉक्स। कौन सी सर, स्मॉल पॉक्स। ध्यान से देखिएगा,
वो नोटबुक साथ रखिएगा, नोट करते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल पॉक्स के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। स्मॉल पॉक्स का सबसे पहले आपको याद होना चाहिए पॉजिटिव फैक्टर क्या होता है। स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव फैक्टर क्या होता है, तो स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव फैक्टर आपको याद रखना है वेरियोला। क्या सर? वेरियोला वायरस। ठीक है, वेरियोला इसका पॉजिटिव फैक्टर होता है, ध्यान रखिएगा। वेरियोला वायरस हम कह सकते हैं इसका पॉजिटिव फैक्टर होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने टॉपिक मेंशन किया है, जिस जिस पर हम बात करते हैं, जिस जिससे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वेरियोला वायरस यहाँ पर होता है। अब बात करता हूँ मैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। बात करता हूँ मैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो सर इसका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा चेंजेबल देखने को मिलता है। वेरिएशन में ये देखने को मिल सकता है। स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं। स्मॉल पॉक्स के अंदर जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो देखने को मिलता है 11 टू 14 डेज का। 11 से लेकर के 14 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड से देखने को मिल सकता है। ये वरीज करता है, चेंजेबल होता है, तो इसको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहना है। 11 से लेकर के 14 डेज का ये जनरली देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं बुक्स के अंदर आपको ये 7 टू लेकर के 17 डेज का भी देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना है, ध्यान आपको रखना है। एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज होता है इसका 12 डेज, 12 दिनों का इंक्यूबेशन पीरियड इसका जनरली देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करें स्मॉल पॉक्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। सर, स्मॉल पॉक्स का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो होता है ड्रॉपलेट मेथड से। ड्रॉपलेट मोड से ये ट्रांसमिट होती है सर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिगार्डेड। किस मोड से ट्रांसमिट होती है सर? ये ड्रॉपलेट मोड से ये ट्रांसमिट होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। उम्मीद करता हूं याद रहेगा, जिसको याद नहीं है याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आगे बात अगर हम करें क्लिनिकल सिम्टम्स की, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इससे रिगार्डेड, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो सर इससे रिगार्डेड सर आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं मेंशन करता हूं। सबसे पहला इसके अंदर हम कह सकते हैं सडन ऑनसेट ऑफ फीवर। क्या सर? सडन ऑनसेट ऑफ फीवर। सडनली क्या आता है सर? इसके अंदर फीवर देखने को मिलता है। और फीवर के साथ साथ स्मॉल पॉक्स की बात हम कर रहे हैं, तो फीवर के साथ साथ सर हेडेक यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या सर? हेडेक देखने को मिल सकता है। हेडेक के अलावा बैक एक, आपकी बॉडी के अंदर दर्द देखने को मिल सकता है, बैक पेन हम कह सकते हैं, बैक पेन या बैक एक देखने को मिल सकता है। साथ ही वॉमिटिंग हो सकती है। ये कुछ बेसिक क्लिनिकल फीचर है जो कि स्मॉल पॉक्स के अंदर जनरली देखने को मिल सकते हैं, जनरली स्मॉल पॉक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो सर आपको याद होना चाहिए, भूलना आपको बिल्कुल भी नहीं है। हम यहीं पर इसके रिगार्डेड कह दें तो इसके अंदर सर ऑन थर्ड डे फीवर देखने को मिला, थर्ड डे फीवर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है ऑन थर्ड डे फीवर किस कंडीशन में देखने को मिला है। आपका आंसर रहेगा सर स्मॉल पॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, टिपिकली रेसेस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। टिपिकली रेसेस, स्किन रेसेस यहाँ पर हो सकते हैं। टिपिकली स्किन रेसेस सर यहाँ पर हो सकते हैं, ध्यान आपको रखना है, याद आपको रखना है। अब इसमें भी याद ये रखना है कि जो रेसेस होते हैं फर्स्टली कहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑन दी फेस एंड फोर आर्म। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑन दी फेस और फोर आर्म मेंशन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डेड है, फर्स्ट ऑन दी फेस और फोर आर्म। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रेसेस होते हैं बॉडी के अंदर, जो रेसेस होते हैं वो किस तरीके से बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेसेस है सेंट्रीफ्यूज। क्या सर? सेंट्रीफ्यूजल इन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रीफ्यूजल डिस्ट्रीब्यूशन मैनर में जो रेसेस देखने को मिलते हैं, किसमें देखने को मिलते हैं सर? स्मॉल पॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो रेसेस होते हैं फोर आर्म के बाद यहाँ पर जनरली फेस, आर्म और लेग। बेसिकली ध्यान रखना, फेस, आर्म और लेग। कहाँ पर सर? फर्स्ट ऑन फेस, फिर आर्म, फोर आर्म, फिर लेग। इनमें
कंटिन्यूअसली ये जाते हैं, पहले फेस में, फिर फोर आर्म में पहुंचते हैं, फिर लेग्स तक जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिगार्डेड और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फटाफट से नोट कर लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़े और जाने इनसे रिलेटिव प्रिवेंटिव मेजरमेंट और इनसे रिलेटिव ट्रीटमेंट। चलेगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका आता है कॉम्प्लिकेशन या फिर प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन या फिर प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट, तीनों में रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान ये रखना है। तो सबको याद होगा स्मॉल पॉक्स, जो हम बात कर रहे हैं स्मॉल पॉक्स की, तो ये स्मॉल पॉक्स इंडिया से और वर्ल्ड से दोनों से इरेडिकेट मान लिया गया है, इरेडिकेट मान लिया गया है। इससे रिगार्डेड एक प्रोग्राम अनाउंस हुआ था, इससे रिगार्डेड एक प्रोग्राम अनाउंस हुआ था जिसको हम NSEP कहते हैं, NSEP हम कहते हैं। NSEP क्या होता है? नेशनल स्मॉल पॉक्स, नेशनल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, आपके एग्जाम के रिगार्डेड इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुआ था सर? ये आपको याद रखना है। तो सर इंडिया के अंदर ये स्टार्ट होता 1961 के अंदर, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिगार्डेड। चलेगा, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले टॉपिक पर, और उससे पहले इसके रिगार्डेड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है कि लास्ट केस कब देखा गया था? लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब देखने को मिला सर? तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, इसके रिगार्डेड अगर बात हम करें तो इसका लास्ट केस, सबसे पहले अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सर इंडिया के अंदर इसका लास्ट केस बिहार के अंदर देखा गया था। कहां सर? बिहार के अंदर देखा गया था। कब देखा गया था सर? ये देखा गया था 24 मई को, 1975 के अंदर ये देखा गया था। इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अगर यही चीज मैं वर्ल्ड के अंदर की बात करूं कि वर्ल्ड के अंदर स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब देखने को मिला था, तो वर्ल्ड के अंदर इसका स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस देखने को मिला था सोमालिया के अंदर। कहां पर? सोमालिया के अंदर देखने को मिला था। कब देखने को मिला था? तो सर आपको याद रखना है, ये 26 अक्टूबर 1977 को देखने को मिला। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम रिगार्डेड इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में भूलना आपको नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक सर आपको याद रहेगा। तो याद आपको रखना है, बिल्कुल भी भूलना आपको नहीं है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूं डिक्लेयर कब कर दिया गया, फ्री डिक्लेयर, ये तो लास्ट केस की बात कही। अब इरेडिकेट डिक्लेयर या फिर फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स डिक्लेयर कब डिक्लेयर किया था सर? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के रिगार्डेड क्वेश्चन आपको पूछा जाते हैं। इंडिया को कब डिक्लेयर किया और वर्ल्ड को कब डिक्लेयर किया, चलेगा, याद आपको रखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंडिया की। तो सर इंडिया की बात करेंगे तो सर इंडिया को हम कह सकते हैं कि 5 जुलाई 1975 के अंदर ऐसा कहा गया था कि इंडिया फ्री फ्रॉम हो चुका है। इंडिया फ्री फ्रॉम हो चुका है किससे? किससे? स्मॉल पॉक्स से। लेकिन यही अमेंडमेंट हुआ, और जो इरिडिकेशन बताया, किसको? इंडिया को इरिडिकेशन बताया, वो कब बताया वो भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल एस्पेक्ट के बाद में कहा था। और अगर बात हम करें इससे रिगार्डेड, तो इसके रिगार्डेड जो इंडिया को इरिडिकेट किया गया था, इंडिया में इरिडिकेट किया गया था सर अप्रैल 1977 के अंदर, अप्रैल 1977 के अंदर इरेडिकेटेड कर दिया गया था और डिक्लेयर्ड कर दिया गया था।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके थ्रू? ICASE के थ्रू ये डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन अगर वर्ल्ड की बात करें तो सर वर्ल्ड को फ्री फ्रॉम और इरेडिकेटेड डिक्लेयर किया गया था 8 मई 1980 के अंदर, 1980 के अंदर। ठीक है, 1980 के अंदर ग्लोबल इरेडिकेशन कह दिया गया था कि पूरा वर्ल्ड के अंदर स्मॉल पॉक्स का कोई केस अब देखने को नहीं मिला है। तो ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल पॉक्स से रिगार्डेड कंप्लीट जानकारी थी जो कि हमने डिस्कस की। और आई थिंक जो क्वेश्चन स्मॉल पॉक्स से बनते हैं वो यहीं से कुछ बनते हैं, इससे बाहर स्मॉल पॉक्स से रिगार्डेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगली डिजीज कंडीशन को देखते हैं। और अगली डिजीज कंडीशन आपकी रहती है दैट इज, अगली डिजीज कंडीशन सर आपकी रहती है दैट इज चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के बाद अगर हम डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज चिकन पॉक्स। क्या सर? चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स का ही फॉर्म मान लीजिएगा, या स्मॉल पॉक्स के जैसे ही एक डिजीज कंडीशन होती है। स्मॉल पॉक्स भी स्किन रैशेस से रिगार्डेड प्रॉब्लम है और ये चिकन पॉक्स भी स्किन रैशेस से रिगार्डेड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिगार्डेड। चिकन पॉक्स की बात हम करते हैं तो चिकन पॉक्स का सबसे पहले बात करते हैं तो ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट क्या होता है। तो चिकन पॉक्स का जो कॉजेटिव एजेंट होता है सर, आप सभी को याद होना चाहिए, किसी को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। इससे रिगार्डेड अगर हम बात करें चिकन पॉक्स की, तो चिकन पॉक्स का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज वेरिसेला जोस्टर। क्या सर? वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। ध्यान रखिएगा, अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात कहूँ तो ये भी थोड़ा सा वरी करता है 14 to 16 डेज के अंदर। 14 to 16 डेज के अंदर ये वरी करता है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए सर, आप सबको सारे क्वेश्चन आने चाहिए, आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चिकन पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये वरी करता है और काफ़ी सारी जगह आपको देखने को मिलेगा ये 10 to 21 डेज के अंदर ये देखने को मिलता है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना है आपको। और अगर बात करें तो सर इसका एवरेजन ड्यूरेशन की बात करूं तो सर एवरेजन होता है सर 15 डेज, 15 दिनों का इसका एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो ये तीन बातें करी चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर पॉजिटिव फैक्टर है, वेरिसेलर जोस्टर पॉजिटिव फैक्टर है। इसके अलावा पॉजिटिव फैक्टर के अलावा एक और पॉजिटिव इसका हो सकता है जो हर्पीज वायरस होता है, थर्ड हर्पीज वायरस थर्ड, ये भी इसका पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन ये काफी कम बार एग्जाम में पूछा जाता है। वेरिसेला जोस्टर ही एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 21 डेज का होता है, जो कि एवरेज हम 15 डेज हम मानते हैं। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो सर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो देखने को मिलता है, तो सर आपके एग्जाम से रिगार्डेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगेन ड्रॉपलेट मेथड से होता है। कैसे सर? ड्रॉपलेट मेथड से, ड्रॉपलेट मेथड से इसका ड्रॉपलेट मेथड से इसका ट्रांसमिशन होता है। यानी पर्सन से पर्सन क्या होता है, ड्रॉपलेट मेथड से, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट मेथड, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर बात करें चिकन पॉक्स की, तो चिकन पॉक्स के सिम्टम्स की बात हम करेंगे। चिकन पॉक्स से सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो चिकन पॉक्स के जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है सर फीवर। क्या सर? फीवर। फीवर के साथ साथ देखने को मिलता है सर पेन। पेन के साथ साथ पेन कहाँ पर सर? बैक पेन देखने को मिलता है, बैक पेन। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर सीवरिंग देखने को मिलती है। क्या सर? सीवरिंग। सर्दी लगती है पेशेंट को, ये सीवरिंग यहाँ पर सर देखने को मिलती है। तो फीवर, पेन, बैक पेन, सीवरिंग ये देखने को मिलती है बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है सर? उसके अलावा आपको याद रखना है इसके अंदर भी रेसेस देखने को मिलते हैं। क्या सर? रेसेस देखने को मिलते हैं, और रेसेस यहाँ पर सिमेट्रिकल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। सिमेट्रिकल रेसेस, सिमेट्रिकल रेसेस अपीयर, सिमेट्रिकल रेसेस अपीयर विद इन 24 आवर, विद इन 24 आवर ऑफ फीवर, फीवर जैसे ही आता है उसके
उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इस पेशेंट के अंदर रेसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये रेसेस भी अगेन सेंट्रीफ्यूगल होता है। ये रेसेस भी सेंट्रीफ्यूगल इन डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। इसके रिगार्डेड आगे हम देखें, ये फटाफट से नोट कर लीजिएगा ताकि आगे बढ़े। इसके रिगार्डेड अगर हम आगे देखें तो इसके अंदर जो रेसेस आते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, सिम्टम्स की बात हम कर रहे हैं। रेसेस यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल हो गए, एब्डोमेन ये सबसे पहले यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रंक और स्कैंटी इन फेस, स्कैंटी अमाउंट में फेस एंड आर्म, इस प्रकार से ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है, याद रखने वाली बात है, जो आपकी बॉडी का पाम एरिया है वो इस के रिगार्डेड अफेक्टेड नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिगार्डेड। पाम एरिया इस चिकन पॉक्स डिजीज से अफेक्टेड नहीं होता है, यानी उनमें रेसेस किसी भी प्रकार से देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान आपको रखना है, याद आपको रखना है। ठीक है, अब हम बात इससे रिगार्डेड करें तो सर इसके रिगार्डेड जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कब क्या होता है, तो सर इसके अंदर पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन कि चिकन पॉक्स की पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कितनी होती है। तो कम्युनिकेबिलिटी यहाँ पर होती है 1 to 2 डेज, 1 से 2 दिन बिफोर अपीयरेंस ऑफ रेसेस के अपीयर होने से पहले 1 से 2 दिन 1 to 2 डेज यहाँ पर कम्युनिकेबिलिटी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिगार्डेड। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके बाद 4 से लेकर के 5 डेज, 4 to 5 डेज ये भी कम्युनिकेबिलिटी होता है 1 से 2 दिन के बाद। ठीक है, रेसेस आने के बाद 4 से 5 दिनों तक इसकी कम्युनिकेबिलिटी माना जाता है। सर याद आपको रखना है, ध्यान आपको रखना है, भूलना आपको नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ ही यहाँ पर बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की। कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात अगर करें जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इसके अंदर वेरिसेला जोस्टर, क्या सर, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर की जाती हैं, VZIG, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर की जाती हैं विदिन 72 हावर, विदिन 72 हावर। डोज इसका जो रहता है सर, याद आपको रखना है 1.25 से लेकर के 5 ml तक हो सकता है, और इसको IM रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। ध्यान इतना ही रखना है, बाकी ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम के अंदर आया हुआ नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो सर आपको सीधा सा क्वेश्चन याद रखना होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इसके दो डिजीज कंडीशन हमने डिस्कस की। अगली डिजीज कंडीशन हम देखेंगे, तो अगली डिजीज कंडीशन आपकी होती है, नेक्स्ट डिजीज कंडीशन आपकी होती है जो कि आपके एग्जाम के अंदर कंटिन्यूअसली पूछी जानी होती है, तो वो होती है आपकी मीजल्स। क्या सर, मीजल्स। मीजल्स से रिगार्डेड हम बात करेंगे, तो मीजल्स एज इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन जो कि बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले तो बात करेंगे इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो सबको याद होना चाहिए, काफी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिगार्डेड है। चिकन पॉक्स हमने डिस्कस किया, मीजल्स की बात हम करेंगे, और इस मीजल्स को हम जनरली कहते हैं रूबियोला। क्या कहते हैं, रूबियोला। रूबियोला, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, रूबियोला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिगार्डेड, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए।
पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हम इसको कह सकते हैं कि रूबेला हो सकता है, रूबियोला, रूबियोला, ध्यान रखिएगा, रूबियोला। और इस रूबियोला का मीन्स डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि रेड स्पॉट। क्या मीनिंग होता है इसका? रेड स्पॉट, ध्यान रखिएगा। रेड स्पॉट से रिगार्डेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है, डायरेक्टली मीजल्स पर चले जाना है। रूबियोला का मीनिंग होता है रेड स्पॉट, यही इसको कोज करवाने का काम करता है। ठीक है, आरएनए पैरामिक्सो वायरस हम कह सकते हैं। क्या सर? आरएनए पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस ये कोज करता है आपका मीजल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भूलना बिल्कुल भी आपको नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं तो सर इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से लेकर के 14 डेज का देखने को मिलता है। 10 से लेकर के 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। याद रखना है, भूलना किसी को भी नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम रिगार्डेड, तो भूलना किसी को भी नहीं है। चलेगा, इसी के बाद आगे हम बात करते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका अगेन रहता है सर ड्रॉपलेट मेथड से। कैसे सर? ड्रॉपलेट मेथड से इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, यानी इन्फेक्शन ड्रॉपलेट मेथड से ये फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, यानी जनरली हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के थ्रू ये होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। और आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। 3-4 चीजें यहाँ पर समझिए अपन ने, मीजल्स से रिगार्डेड रूबियोला है और 10 to 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज ड्रॉपलेट मेथड से इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं, साइन और सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं, वो कैसे देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली 3 स्टेजेस चलती हैं, तीनों स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए। बेसिक इसकी 3 स्टेज है। किसने सर? 3 स्टेज इसके अंदर देखने को मिलती है, जिसके अंदर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों स्टेज के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहली स्टेज इसकी होती है प्रोडोर्मल स्टेज। क्या सर? प्रोडोर्मल स्टेज। दूसरी स्टेज होती है प्रोडोर्मल स्टेज, दूसरी स्टेज होती है इसकी इरप्टिव स्टेज। कौन सी सर? इरप्टिव, इरप्टिव स्टेज। और थर्ड स्टेज होती है इसके पोस्ट पोस्ट मीजल स्टेज, पोस्ट मीजल स्टेज। तो बेसिकली ये 3 स्टेजेस होती हैं। तीनों स्टेजेस के बारे में सर आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पहली स्टेज, सेकंड, दूसरी स्टेज और थर्ड स्टेज। इसके अंदर सबसे पहले प्रोडोर्मल स्टेज के अंदर सबसे पहले फीवर, कफिंग, स्नीजिंग, रनिंग नोज और कॉप्लिक स्पॉट। क्या क्या देखने को मिलता है सर? फीवर देखने को मिलेगा सर, यहाँ पर कफिंग देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर सर, यहाँ पर स्नीजिंग देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, स्नीजिंग देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर सर। यहाँ पर पेशेंट के अंदर रनिंग नोज देखने को मिलेगा, और रनिंग नोज यहाँ पर देखने को मिलेगा सर। यहाँ पर फाइनली बात करें तो सर कॉप्लिक स्पॉट, कॉप्लिक स्पॉट अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिगार्डेड में हाईलाइट कर देता हूँ, आपके एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब इस कॉप्लिक स्पॉट के अंदर पूछा जाता है जनरली क्वेश्चन कि कॉप्लिक स्पॉट किस डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, तो सर आपका डायरेक्टली सीधा सा आंसर जाएगा कि सर मीजल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये कॉप्लिक स्पॉट एक्चुअली में होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि एक टाइप का स्मॉल ब्लूज व्हाइट स्पॉट होता है। ठीक है, ब्लूज व्हाइट कह सकते हैं, स्मॉल ब्लूज व्हाइट रेसेस विच हैव रेड बेस। ठीक है, यानी स्पॉट होगा, इस पर स्पॉट होगा तो उसका बेस रेड होगा और स्मॉल साइज में ब्लू और व्हाइट कलर का रेसेस देखने को मिलता है। दैट इज कॉप्लिक स्पॉट, दैट इज कॉप्लिक स्पॉट। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिगार्डेड। उम्मीद करता हूं सर आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ता हूं मैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपका है दैट इज इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव स्टेज के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलता है सर? यहां पर देखने को मिलता है रेड मस्कुलर रेसेस, रेड मस्कुलर रेसेस
स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग बिहाइंड द ईयर, कान के आसपास, ठीक है, और फिर ये डाउनवर्ड जाता है, फिर डाउनवर्ड ये जाता है, ठीक है। यानी इस कंडीशन में यहाँ पर रेसेस देखने को मिलते हैं, मस्कुलरली रेसेस देखने को मिलते हैं बिहाइंड द ईयर, और फिर ये डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। आई थिंक क्लियर। इसके बाद लास्ट स्टेज दैट इज ए पोस्ट मीजल स्टेज। पोस्ट मीजल स्टेज के अंदर ज़्यादा कुछ आपको ध्यान रखना नहीं है। इसके अंदर चाइल्ड लॉस द वेट एंड रिमेन वीक फॉर द डेज। इसके अंदर चाइल्ड के अंदर वेट का, चाइल्ड के अंदर इस कंडीशन में चाइल्ड के अंदर क्या होता है सर, वेट लॉस होता है। क्या होता है सर, वेट लॉस, और उसके बाद ये फ्यू वीक तक रहता है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली सही देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये 3 स्टेजेस यहाँ पर जनरली देखने को मिलती है, जो सर आपको याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, आपके भेजे में घुस जानी चाहिए। इससे रिगार्डेड कोई क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में आता है तो आपको ईजिली सोल्व करना होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिगार्डेड, तो सर आपको याद होना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन सेशन पर, अगले क्वेश्चंस पर, अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक सर आपका रहेगा दैट इज रूबेला। क्या सर, रूबेला, रूबेला, ठीक है, रूबेला। अभी हमने देखा था मीजल, जिसको रूबियोला कहा था, और अगली डिजीज आपकी होती है दैट इज रूबेला, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर हम भूल गए मीजल से रिगार्डेड, इसके कॉम्प्लिकेशन, ये टॉपिक हम भूल गए। तो मीजल्स की हम बात कर रहे थे, मीजल्स की बात करें तो मीजल्स के अंदर ये टॉपिक भूल गए थे, तो इसको भी डिस्कस हमें करना था। देखिएगा, बात अगर करें मीजल्स के रिगार्डेड, तो मीजल्स वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है, मीजल्स के रिगार्डेड मीजल्स वैक्सीनेशन यहाँ पर करवाया जाता है, मीजल्स को बचाने के लिए, मीजल्स को रोकने के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन से रिगार्डेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसके अंदर एक टाइप का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला जिसको SSPE कहते हैं। क्या सर, SSPE हम कहते हैं, और क्वेश्चन काफी रिपीटेडली आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। SSPE जो होता है किसके अंदर देखने को मिलता है, SSPE क्या होता है समझिएगा। S भोर होता है सब एक्यूट। क्या सर, सब एक्यूट, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एनसेफेलाइटिस, ध्यान रखिएगा, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एनसेफेलाइटिस। ये जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है सर, ये आपके मीजल्स के अंदर देखने को मिलता है। आंख बंद करके आंसर आपको कर देना है, ठीक है। इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है सर, यहाँ पर देखने को मिलता है कॉम्प्लिकेशन क्राउप। क्या सर, क्राउप देखने को मिलता है। ये क्या होता है, लेरिंगो ट्रेक्यो ब्रोंकाइटिस होता है। क्या सर, लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, तो ये भी आपके मीजल्स के अंदर ही देखने को मिलता है, ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है सर, इसके अलावा सर आपका कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है यहाँ पर न्यूमोनिया देखने को मिल सकता है पर्सन के अंदर, न्यूमोनिया, बच्चे के अंदर न्यूमोनिया देखने को मिल सकता है। ये देखने को मिल सकता है आपको, डायरिया देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर, बच्चे के अंदर। उसके अलावा बच्चे के अंदर फाइब्राइल सीजर, क्या सर, फिब्राइल सीजर यहाँ पर बच्चे के अंदर देखने को मिल सकता है, फिब्राइल कन्वर्जन एनसेफेलाइटिस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये कॉम्प्लिकेशन है जो कि मीजल्स के अंदर जनरेट होते हैं, मीजल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, और इनसे रिगार्डेड आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ इसी क्वेश्चन के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रूबेला। क्या सर, रूबेला, रूबेला, हम कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग रूबेला रूबियोला में कंफ्यूज हो जाते, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है। रूबेला की बात हम कर रहे हैं सर, रूबेला की बात अगर हम करें तो इस रूबेला को हम कहते हैं कि जर्मन मीजल्स। क्या कहते हैं सर इसको, जर्मन मीजल्स हम इस रूबेला को कहते हैं। ध्यान आपको रखना है, याद आपको रखना है, भूलना आपको नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है इसका आरएनए वायरस। क्या सर, आरएनए वायरस होता है, ठीक है, आरएनए वायरस ऑफ दी टोगा फैमिली। कौन सी फैमिली सर, टोगा फैमिली, टोगा
फैमिली का आरएनए वायरस इसके अंदर होता है, जो कि वायरस कोज जो कि रूबेला कोज करवाने का काम करता है। टोगा फैमिली, यहाँ पर ध्यान रखिए, टोगा फैमिली का वायरस होता है जो कि आरएनए वायरस होता है, जो कि रूबेला कोज करवाने का काम करता है। जर्मन मीजल्स इसको हम कहते हैं, जर्मन मीजल्स हम इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो सर इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से लेकर के 3 वीक, 2 से लेकर के 3 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। डेज के अंदर नहीं कह रहा हूं मैं, वीक की बात कर रहा हूं, यानी लगभग कह सकता हूं 14 से लेकर के 21 दिनों का ये इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिल सकता है। अगर एवरेज में बात करूं तो सर इसके अंदर देखने को मिलता है 18 डेज का, कितना सर, 18 दिनों का इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है रूबेला के अंदर। ध्यान रखना, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर मैं बात करूं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, तो ये कांटेक्ट होता है ड्रॉपलेट मेथड से। अगेन ड्रॉपलेट मेथड से, यानी पर्सन के कांटेक्ट से ये ट्रांसमिट हो जाता है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, यानी नोज या फिर ओरल सिक्रेशन से ये ट्रांसमिट होता है, यानी अगेन कह सकते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ये होती है। उसके अलावा बात हम कहेंगे तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है, भूलना आपको नहीं है। ये जो रूबेला है ये वर्टिकल ट्रांसमिशन में भी, किसमें सर, वर्टिकल ट्रांसमिशन में भी ये ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी कि जनरली बात अगर हम कहें तो ये मदर से डायरेक्टली फीटस के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है, मदर से डायरेक्टली फीटस के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है, यानी कह सकते हैं कॉन्जेनाइटल रूबेला ये होता है, कॉन्जेनाइटल रूबेला होता है। ध्यान रखिएगा, वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर से डायरेक्टली फीटस के अंदर, बच्चे के अंदर ये ट्रांसमिट हो सकता है। टॉर्च आपने पढ़ा होगा, तो टॉर्च के अंदर ये रूबेला भी होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिगार्डेड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर और बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। किसकी बात कर रहे हैं सर हम, रूबेला की। किसकी सर, रूबेला की बात हम कर रहे हैं। रूबेला के साइन सिम्टम की बात अगर हम कहें तो रूबेला के अंदर कुछ अलग टाइप में स्टेजेस चलती है, तो स्टेजेस के अंदर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अंदर बेसिकली एक स्टेज होती है प्रोडोर्मल स्टेज। कौन सी सर, प्रोडोर्मल स्टेज। और ये प्रोडोर्मल स्टेज के अंदर जो क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है रूबेला के अंदर, जर्मन मीजल्स के अंदर, वो देखने को मिलता है आपका कोराइजा। ठीक है, क्या सर, कोराइजा यहाँ पर देखने को मिलता है। सोर थ्रोट देखने को मिलता है, सोर थ्रोट यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा लो ग्रेड फीवर, क्या सर, लो ग्रेड फीवर यहाँ पर देखने को मिलता है। लो ग्रेड फीवर उस पर्सन के बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम यहाँ पर देखने को मिलता है लिम्फ एडेनोपैथी यहाँ पर देखने को मिलता है। लिम्फ एडेनोपैथी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर एनलार्जमेंट ऑफ पोस्टीरियर एरिकुलर या पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड, यानी लिम्फ नोड के यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिगार्डेड। उसके अलावा यहाँ पर रेसेस देखने को भी मिलते हैं। रेसेस में ध्यान आपको रखना है, पिंकीज मस्कुलर रेसेस देखने को, पिंकीज कौन से सर, पिंकीज मस्कुलर रेसेस यहाँ पर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिंकीज मस्कुलर रेसेस कहाँ पर देखने को मिलते हैं सर, रूबेला के अंदर देखने को मिलता है। फर्स्ट इंडिकेशन हम कह सकते हैं इसका, और फर्स्ट इंडिकेशन की बात अगर हम करें तो इसका फर्स्ट इंडिकेशन देखने को मिलता है फर्स्ट ऑन दी फेस के अंदर सबसे पहले यहाँ पर रेसेस देखने को मिलते हैं, और 24 घंटे के अंदर ये देखने को मिल जाता है, विद इन 24 आवर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिगार्डेड, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, याद आपको रखना है। इसी के साथ ये सब कुछ आपने समझ लिया होगा। तो आगे बढ़ता हूं मैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपका रहता है इसका कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन इसका रेयरली देखने को मिलता है, और कॉम्प्लिकेशन के अंदर इसके अंदर देखने को मिलता है आपका एंसेफेलाइटिस, आर्थलेजिया। ठीक है,
उसके अलावा बेसिकली काफ़ी कम इसके अंदर देखने को मिलता है, एक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी सर इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अब बात करें इसके प्रिवेंशन की, बात करें इसके प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन के साथ साथ इसके ट्रीटमेंट की, तो बात करेंगे इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की। तो सर बेसिकली बात अगर करें प्रिवेंशन हम रखेंगे तो इसके अंदर रूबेला, रूबेला के रिगार्डेड वैक्सीन अवेलेबल होती हैं। रूबेला की वैक्सीन यहाँ पर एडमिनिस्टर की जानी होती हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डोज कितनी होती है सर? इसकी डोज होती है 0.5 ml। और रूट क्या होता है सर? इसका रूट होता है सर सबक्यूटेनियस रूट, सबक्यूटेनियस रूट एमआर के साथ, एमआर मीजल्स रूबेला, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मीजल्स रूबेला यहाँ पर लगाई जाती हैं, ठीक है, तो ध्यान आपको रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ यहाँ से कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी तक इसकी 4 डिजीज कंडीशन देखी। पहले डिजीज कंडीशन देखी हमने स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के बाद चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स के बाद हमने मीजल्स देखा, मीजल्स के बाद हमने रूबेला देखा। 4 डिजीज कंडीशन हमने देखी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिगार्डेड। अब अगली डिजीज कंडीशन होती है सर आपकी नेक्स्ट डिजीज कंडीशन, दैट इज मम्प्स। क्या सर? मम्प्स। ये मम्प्स भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिगार्डेड। मम्प्स, MUMPS, मम्प्स की बात अगर हम करें तो अगेन ये आरएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस, आरएनए वायरस इसको कोज करवाने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। पैरामिक्सो वायरस हम कह सकते हैं, क्या सर? पैरामिक्सो वायरस या वायरिडी हम कह सकते हैं। पैरामिक्सो वायरस अफेक्ट करता है आपकी बॉडी सिस्टम को और ये कोज करता है आपका मम्प्स, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड के पहले अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो सर अगेन ड्रॉपलेट मेथड से ये ट्रांसमिट होता है, अगेन ड्रॉपलेट मेथड से ये ट्रांसमिट होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो सर इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 4 वीक, 2 से लेकर के 4 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ध्यान रखना है। एवरेजन में बात कह दूं सर इसका 14 से लेकर के 18 दिनों का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ध्यान रखिएगा। वीक में पूछे या फिर डेज में पूछे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एवरेज में बता रहा हूँ 14 to 18 डेज यहाँ पर जनरली देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें इसके क्लिनिकल फीचर की तो सर क्लिनिकल फीचर के अंदर आपको ध्यान ये रखना है, साइन और सिम्टम के अंदर क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है। सबसे पहले फीवर देखने को मिलता है, फीवर के बाद पेशेंट के अंदर पेन देखने को मिलता है, ठीक है। पेन के बाद स्वेलिंग देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। स्वेलिंग के बाद यहाँ पर देखिए फीवर, पेन, स्वेलिंग, ठीक है। अब स्वेलिंग कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये याद रखने की बात है, ये याद रखने की बात ये है कि ये देखने को मिलती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। कहाँ पर सर? पैरोटिड ग्लैंड के अंदर। पैरोटिड ग्लैंड की वन और बोथ दोनों ही पैरोटिड ग्लैंड के अंदर यहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इंडिकेशन ये मान लीजिएगा, फर्स्ट इंडिकेशन यही है आपका मम्स के रिगार्डेड। मम्स के रिगार्डेड अगर बात हम करें तो सबसे पहले फीवर देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा और आपकी पैरोटिड जो ग्लैंड है उसके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है, उसके अंदर क्या? स्वेलिंग देखने को मिलती है, जिसके कारण से, स्वेलिंग होने के कारण से बच्चे के ईयर के अंदर पेन देखने को मिलता है, ईयर पेन हम कह सकते हैं, ईयर पेन बच्चे के अंदर देखने को मिल सकता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? आई थिंक समझ में आ गई होगी, चलेगा। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे, कॉम्प्लिकेशन। मम्प्स का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है सर? मम्प का कॉम्प्लिकेशन जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात अगर हम करें तो मोस्ट कॉमनली जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है दैट इज ऑर्काइटिस। क्या सर? ऑर्काइटिस। यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जाना जनरली याद होना चाहिए और ये बाइलेटरल कोज मान सकता है स्टेलाइजेशन का या स्टेरिलिटी का, ध्यान रखना है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है यहाँ पर मेनिनजाइटिस। क्या सर? मेनिनजाइटिस यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर देखने को मिल सकता है मेनिंजो एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस ये देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इसके अलावा पेनक्रिएटाइटिस भी देखने को मिल सकता है, पेनक्रिएटाइटिस। इसके अलावा डिफनेस, बहरापन देखने को यहाँ पर मिल सकता है क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग होती है, ठीक है। आर्थराइटिस यहाँ पर देखने को मिल सकती है, आर्थराइटिस।
उसके अलावा मायोकार्डाइटिस यहाँ पर देखने को मिल सकती है, मायोकार्डाइटिस। ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। मायोकार्डाइटिस देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर किसी फीमेल के अंदर, मम्स है, किसी फीमेल के अंदर अगर मम्स हो रखा है, तो उस महिला के अंदर यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। फीमेल विद मम्स that cause the first trimester abortion उस महिला के अंदर देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मम्स अबॉर्शन भी कोज करवा सकता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिगार्डेड। और इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, सबके दिमाग में बैठ गई होगी। चलेगा, अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। इसी में कॉम्प्लिकेशन हमने देख लिया, अब बात करते हैं हम इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप है, एज अ नर्सिंग पर्सनल आप है, तो इसका प्रिवेंशन सबसे बेटर आपको करेंगे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूरेशन, ऐसी बात आपने सुनी होगी। तो सबसे पहला काम होता है, आप इस बच्चे को MMR लगवा देते हो। MMR इस बच्चे को लगवा देते हो। क्या सर? MMR वैक्सीन आती हैं, सबको पता है, मीजल्स मम्स रूबेला तीनों का कॉम्बिनेशन है। डोज की बात आपको ध्यान रखने वाली है, 0.5 ml डोज इसकी होती है। रूट की बात आपके भेजे में याद होनी चाहिए, सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। रूट की अगर इसकी बात मैं करूं तो फर्स्ट डोज इसका एडमिनिस्टर किया जाता है। फर्स्ट डोज MMR का फर्स्ट डोज 9 to 15 मंथ के अंदर, 9 to 16 मंथ हम कह सकते हैं, 9 to 12 मंथ हम कह सकते हैं, इस एरिया में 9 to 12 मंथ हम कह सकते हैं। इस टाइम पीरियड में हम इस बच्चे को क्या लगाते थे सर? मीजल्स मम्स रूबेला MMR जो लगाते हैं वो लगा सकते हैं। इसका सेकेंड डोज की अगर बात करें तो सेकेंड डोज इसका लगाया जाता है 4 to 6 ईयर के अंदर, 4 to 6 ईयर के अंदर, यानी 5 to 6 ईयर आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये लगाया जाता है मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिगार्डेड। और अब आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक हमने डिस्कस किया यहाँ पर मीजल्स मम्स रूबेला। ये कुछ 5 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इससे रिगार्डेड स्मॉल पॉक्स, सबसे पहले डिस्कस किया स्मॉल पॉक्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया सर चिकन पॉक्स। उसके बाद मीजल्स हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हमने इसके रिगार्डेड रूबेला डिस्कस किया, और रूबेला के बाद हमने मम्स डिस्कस किया। ये 5 डिजीज कंडीशन हमने इससे रिगार्डेड डिस्कस कर ली है, और उम्मीद करता हूँ ये 5 डिजीज कंडीशन आपको याद रहेगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन है डिजीज कंडीशन का, उनको डिस्कस करेंगे हम अलग क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आई थिंक जो भी हमने पढ़ा है इससे रिगार्डेड वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो नोटबुक में साथ में नोट करते रहेगा, क्योंकि काफ़ी सीधी और काफ़ी अच्छी जानकारी ये है आपके एग्जाम से रिगार्डेड और आपको याद होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। तो इस वीडियो को, इस क्लास सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे। मिलेंगे एक बार फिर से एक नए सेशन के अंदर, फ्रेश सेशन के अंदर, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे इसके रिमेनिंग डिजीज को। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को कि आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन श्योर हो।